तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, जैसे ये इमेज देख रहे होगे, हाँ, तो दे आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो बहुत सारे लोग हैं इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, तो दे नॉट जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब ऑर्गेनाइज्ड का मतलब हो गया कि दे आर देयर इज सम स्ट्रक्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि मतलब कोई उसका लीडर होगा और उस ग्रुप के अंदर जो भी टास्क है, जो भी वर्क है, दैट इज डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट पीपल। तो इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विच इज ऑर्गेनाइज्ड, सो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो इकट्ठे होते हैं वो, तो देयर इज सम पर्पस बिहाइंड इट, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन का होना होता है। तो आइडियली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो तीन बेसिस पर फॉर्म होती हैं: आइडियोलॉजी, इंटरेस्ट और आइडेंटिटी। एक एक करके इन टर्म्स को देख लेते हैं। अब आइडियोलॉजी क्या होती है? तो आइडियोलॉजी होती है दी आइडियाज एंड बिलीफ्स अबाउट बेसिकली द वर्ल्ड व्यू। तो अगर इन लोगों के, जैसे पार्टी ए है, तो पार्टी ए का कुछ आइडियाज बिलीफ्स होंगे अबाउट द सोसाइटी, अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। उसी तरीके से पार्टी बी का कुछ और व्यूज होंगे। तो उस बेसिस पर जितने लोग कॉन्कर करते हैं उनसे, मतलब जितने एग्री करते हैं उनकी आइडियोलॉजी से, तो दे बिकम पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो जैसे आइडियोलॉजी बेस्ड अगर देखें हम, कम्युनिस्ट पार्टी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी इज बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म अगर नहीं पता है तो आई कैन डिस्कस दिस पर्टिकुलर टर्म, अगर पता है तो हम आगे पढ़ लेंगे। तो यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज जब तक मैं बाकी आइडियोलॉजीज डिस्कस करता हूँ। अगर इफ यू वांट मी टू डिस्कस कम्युनिज्म एज वेल, क्योंकि कम्युनिज्म ऑल टुगेदर इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। अगर डिस्कस करने लगे तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ कम्युनिज्म एज वेल। तो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उसकी जो आइडियोलॉजी है दैट इज कम्युनिज्म। अभी कम्युनिस्ट पार्टी भी क्या है, अलग अलग है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है जो कि कम्युनिज्म का ऑब्वियसली फॉलो करती है। एक है CPIM, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स ने जो कहा था उसी से टिक कर चल रहे हैं, उससे अलग नहीं करते हैं। एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। So Lenin was leader of the Russian Revolution। जो अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में 1917 में, तो उसके लीडर लेनिन थे। तो उनकी जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज स्लाइटली डिफरेंट। मार्क्स ने शुरू किया था जो ओरिजिनल कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन द थिंकिंग ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स। तो दोनों दोस्त थे, मार्क्स और एंजल्स। तो प्राइमरी मार्क्स की आइडियोलॉजी के ऊपर, मार्क्स के आइडियाज के भी बेसिस पर वो इवॉल्व हुआ था। CPI मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, मार्क्स और लेनिन ने थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था। तो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो फॉलो करते हैं, तो उन्होंने अलग पार्टी बनाई हुई है। अभी मैं सिर्फ एक ही पार्टी का बता रहा हूँ, और अलग अलग किस तरीके से सिमिलर आइडियोलॉजी है, लेकिन बेस्ड अपॉन डिफरेंसेस एंड आइडियाज, कि मतलब जो अल्टीमेट गोल है वो चाहे सेम है इन सभी पार्टीज का, लेकिन किस तरीके से अचीव करना है उसके आइडियाज डिफर करते हैं, जिसकी वजह से ये पार्टीज अलग अलग हैं। एक है CPI माओइस्ट। तो जो CPI माओइस्ट इज अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन। तो माओ जेडोंग वाज द चेयरमैन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। जो चाइनीज रेवोल्यूशन था, इट वाज लेड बाय माओ। तो उसके बेसिस, मतलब उसकी जो आइडियोलॉजी से जो कॉन्कर करते हैं, तो उन्होंने अलग बना रखी है CPI माओइस्ट। तो ये बैंड ऑर्गेनाइजेशन है CPI माओइस्ट। तो एक ही पार्टी की आप देख रहे हो कि 4 स्ट्रीम्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का ही आइडियोलॉजी है। जैसे BJP है, भारतीय जनता पार्टी, टुडेज रूलिंग पार्टी, इज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व। कि इनका क्या है कि जितने भी हिंदू हैं वो सारे के सारे वो इंडिया का पार्ट है। तो इसलिए अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी पास किया था कि हिंदूज ऑफ एनी कंट्री around the world are going to be, it is going to be easier for Hindus to get citizenship in India। तो चाहे illegal migrants होंगे
तो भी उनके लिए काफी आसान होगा टू गेन इंडियन सिटीजनशिप। तो दैट वाज बैक्ड बाय हिंदुत्व आइडियोलॉजी। इस तरीके के जो भी डिसीजंस होते हैं, तो आइडियोलॉजी बेस के बेस पर काफी सारी हो सकती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब दूसरा बेसिस क्या है? इंटरेस्ट। अब कोई आइडियोलॉजी नहीं मानता हो कि विचारधाराएं तो छोड़ो, आइडियाज बिलीफ साइड में रखते हैं, इट इज द इंटरेस्ट विच इज द प्राइमरी कंसर्न। तो वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर कर सकते हैं। तो देखो आजकल जो ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पहले हुआ करती थी आइडियोलॉजी के बेसिस पर होती थी। आजकल जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर मोस्टली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। अभी एक एग्जांपल ले लो समाजवादी पार्टी का। अब समाजवादी पार्टी, समाजवादी का मतलब होता है सोशलिस्ट। तो एक्चुअली इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी थी। जो सोशलिस्ट पार्टी होती हैं, तो उनकी कम्युनिज्म से सोशलिज्म इज क्वाइट सिमिलर टू कम्युनिज्म। तो ये आसपास की ही चीजें हैं, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। अब चाहे नाम रख दिया है समाजवादी पार्टी, लेकिन ये सिर्फ जो भी यादव फैमिली है, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, पिंकी यादव शायद उनकी बहू का नाम है, तो जितने भी यादव हैं, चाचा भतीजा, सारे के सारे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फैमिली। तो ये जो समाजवादी पार्टी है, ये किसी और का फायदा नहीं कर रही है एक्सेप्ट फॉर द यादव फैमिली। तो वो अपनी फैमिली का के इंटरेस्ट के लिए है, नॉट फॉर एनी अदर इंटरेस्ट। उसी तरीके से जैसे बहुजन समाज पार्टी है, तो बहुजन समाज पार्टी फॉर्म हुई थी बहुजन के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए। बहुजन में कौन कौन आ जाता है? दलित्स आ जाते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज आ जाती हैं, ओबीसीज आ जाते हैं। तो इन सबको बना दिया कि बहुजन हो गए। और ये पार्टी 1980s में शुरू हुई थी। तो कांशीराम वॉज द लीडर देन। कांशीराम ने शुरू किया था और उसके बाद में मायावती जी बन गई थी। लेकिन जब मायावती जी बनी ना, तो उसके बाद में पीपल रियलाइज कि माना कि ये बहुजन का इंटरेस्ट के प्रमोट करने के लिए था, लेकिन एक्चुअली जो इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा था वो मायावती जी का था। तो काफी सारे हाथी बनाए गए थे मायावती जी के पर्स के साथ में, फोटो, वो स्टैचूज बनाए गए थे जिसके ऊपर पब्लिक एक्सपेंडिचर किया था। तो कहा था कि भाई बहुजन का हित करेंगे, लेकिन हित अपना ही करने में लगे हुए थे। देन थर्ड इज आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी मतलब किसी न किसी की एथनिसिटी के ऊपर, जातीयता इज द हिंदी वर्ड फॉर एथनिसिटी, एथनिसिटी के बेसिस पर हो। जैसे अकाली दल है, तो अकाली दल अकाली आइडेंटिटी मतलब जो सिख आइडेंटिटी है उसके ऊपर बना हुआ है। वैसे ही एजीपी है, असम गण परिषद, तो ये आसामीज आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत सारे जो जैसे बहुजन समाज पार्टी है, तो ये भी यूं कह सकते हो कि बहुजन की आइडेंटिटी के ऊपर है। तो जो आपकी पार्टीज किसी भी आइडेंटिटी के बेसिस पे हो, जैसे मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो अब ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर पार्टी सिर्फ आइडियोलॉजी पर बेस्ड होगी, सिर्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड होगी, या सिर्फ आइडेंटिटी पर बेस्ड होगी। तो देयर इज एन ओवरलैप कि हो सकता है थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी दिखाने के लिए रख ली और एक्चुअली इंटरेस्ट और आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड हो। ठीक है, तो लेकिन आइडियली जो पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म होती हैं, उसका बेसिस इन तीन में से कोई भी हो सकता है, ईदर वन ऑफ दीज और ऑल और एटलीस्ट टू, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज ग्रुप हो गया विच इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी, इंटरेस्ट और आइडेंटिटी। अब इकट्ठे तो हो गए ये बेस्ड ऑन दिस, लेकिन इनका पर्पस क्या है इकट्ठा होने का? टू कैप्चर पावर। किसी भी तरीके से दे वांट टू कैप्चर द पावर। पावर मींस द पॉलिटिकल पावर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री और अ पर्टिकुलर स्टेट। कोई भी पॉलिटिकल एंटिटी है, उसकी पॉलिटिकल पावर कैप्चर करना है। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, ये बुक में नहीं दिया हुआ है,
इट कैन बी थ्रू लीगल और इलीगल मीन्स, कि लीगली भी कैप्चर की जा सकती है, लीगली मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनली, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है उस हिसाब से भी कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ज्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज का आप सुनते हो, तो दे कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड दे ट्राई टू कैप्चर पावर थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, कि वोट गेन करेंगे, जीतेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू ट्राई टू कैप्चर पावर। लेकिन देयर सम पार्टीज, जैसे मैंने सीपीआई माओइस्ट का बताया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट, तो ये जो पार्टी है ये बैन क्यों हुई है? क्योंकि इट वाज ट्राइंग टू कैप्चर पावर, या इट वांट्स टू कैप्चर पावर थ्रू इलीगल मीन्स। जो माओइस्ट है तो वो क्या चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो बुर्जुआ गवर्नमेंट है, मतलब इट सपोर्ट्स दी बिजनेसमैन, इट सपोर्ट्स द रिचर क्लास, जो अपर क्लास है, अपर कास्ट है, इन सबको सपोर्ट करती है। इट इज अगेंस्ट द वर्कर्स एंड पेजेंट्स, जो किसान हैं, मजदूर हैं, लोअर कास्ट लोग हैं, सबके अगेंस्ट है। तो दे वांट कि गवर्नमेंट को ही हटाओ, हम अपनी मजदूरों की गवर्नमेंट बनाएंगे। इट इज गोइंग टू बी अ पार्टी ऑफ, इट इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट ऑफ वर्कर्स, पेजेंट्स एंड लोअर कास्ट पीपल। तो इलीगल मीन्स है, इन्होंने आर्म स्ट्रगल छेड़ी हुई है इंडिया के साथ में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, इसलिए इलीगल है। एक और एग्जांपल है जैसे मीजो नेशनल फ्रंट। तो मीजो नेशनल फ्रंट जो था, तो इट वाज बेस्ड ऑन मीजो आइडेंटिटी, मिजोरम अभी स्टेट है, तो मीजो आइडेंटिटी पर बना था। और इनिशियली इट वाज एन इलीगल पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि जो मीजो नेशनल फ्रंट था इसने आर्म स्ट्रगल जारी की हुई थी अगेंस्ट इंडिया। लेकिन बाद में एवरीथिंग नॉर्मलाइज्ड, और ये पॉलिटिकल पार्टी इट लेफ्ट इट्स इलीगल मीन्स, और लीगली ये पार्ट डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट लेने लगी। नाउ इट इज अ जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी, इट इज अ लीगल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। और अभी एक और मिथ मैं बस्ट करना चाहूंगा कि these political parties or any political parties are not just limited to democracy। तो मतलब यूं नहीं है कि सिर्फ डेमोक्रेसी है, जहां पर प्रजातंत्र है सिर्फ वहां पर ही पॉलिटिकल पार्टीज होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज हर जगह, हर टाइप के आपको कंट्री में मिलेंगी। आपको ये डिक्टेटरशिप में भी मिल जाएंगी, या जो मोनार्कीज हैं उसमें भी पॉलिटिकल पार्टीज मिल जाएंगी। अभी पड़ोस में ही है, वी हैव चाइना। तो चाइना में, चाइना सिंगल पार्टी रूल है वहां पर, तो इट इज नॉट अ डेमोक्रेसी। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो जो इट इज बेस्ड ऑन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो दे वांट टू एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप। तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ये लिखा है कि चाइना इज ए डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, कि डेमोक्रेटिक भी और डिक्टेटरशिप है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स यूज की हुई है। तो चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेसी, लेकिन फिर भी वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो उसी तरीके से जैसे मोनार्कीज हैं गल्फ एरियाज में, या डिक्टेटरशिप है, जैसे पहले इराक में सद्दाम हुसैन यूज्ड टू रूल, तो बाथिस्ट पार्टी थी शायद जो कि रूल करती थी, नहीं बाथ पार्टी तो शायद उसमें है, सीरिया में है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स कि डेमोक्रेसीज में ही नहीं, बाहर भी, मतलब नॉन डेमोक्रेसीज में भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन एक और बार मैं बता देता हूँ कि इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल which is based on common ideology, interest or identity, and it attempts to capture power by legal or illegal means. Okay, I hope this is clear to you. Now what is the necessity, why do we need political parties? अभी देखो पॉलिटिकल पार्टीज अगर ना हो तो क्या होगा वो देख लेते हैं। इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री, तो पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो भी जाते हैं, तो दे जो इलेक्ट होते हैं, दे गेट इनटू दिस, और वो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब सारे के सारे मान लो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इंडिपेंडेंट लोग जाकर दे आर गोइंग टू गेट इनटू द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब वहां पर जाकर गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी?
गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए जो भी लोग हैं उनको इकट्ठा आना पड़ेगा, दे हैव टू कम टुगेदर। और अब साथ में किस बेसिस पे आएंगे, इधर इंटरेस्ट, इधर आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी, किसी ना किसी इनमें से किसी बेसिस पर वो इकट्ठे होंगे ही इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करना है तो सिर्फ इंडिपेंडेंस के थ्रू नहीं हो पाता है, कोलैबोरेशन जरूरी होता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है किसी भी जगह पर, किसी भी स्टेट में, तो उसका एवोल्यूशन होता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है, जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी पार्टीज है, तो इंडिया की हिस्ट्री के बेसिस पर और इंडिया की ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के बेसिस पर वी हैव सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। तो द काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री, और पॉलिटिकल पार्टी एसेंशियल है, बिना इसके कोई भी टाइप का आपका गवर्नेंस सिस्टम फॉर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो लेट अस लुक एट द डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो पहले डेफिनेशन में ही हमने देखा कि द पर्पस ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज टू कैप्चर पॉलिटिकल पावर। तो द फर्स्ट फंक्शन इज टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, कि इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करेंगे और ये अल्टीमेटली दे विल ट्राई टू कैप्चर पावर थ्रू इलेक्शंस। तो पहला पर्पस तो यही हो गया कि दे वांट टू contest elections. Then the second purpose, the second function is to put forward policies and programs. तो अगर रूलिंग पार्टी है तो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स होंगे दे आर गोइंग टू सजेस्ट सम पॉलिसीज और प्रोग्राम्स की ये चीजें, ये पॉलिसीज या ये प्रोग्राम्स हम इम्प्लीमेंट करें, तो दैट इज गोइंग टू लीड टू बेटर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो अगर मान लो अभी बीजेपी पावर में है, तो बीजेपी के जो भी वर्कर्स होंगे, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होंगे, दे आर गोइंग टू सजेस्ट कि ये वाली पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए क्योंकि लोगों के बीच में ये वाली चीज डिमांड ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अभी जॉब लॉस ज्यादा हो रहा है, तो मैसेज ये जा रहा होगा कि जॉब प्रमोटिंग पॉलिसीज बनाई जाए। अभी ये तो रूलिंग पार्टी का हो गया। अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी में है तो वो क्या करेंगे, तो वो भी पॉलिसी सजेस्ट करेंगे। तो या तो जो पॉलिसीज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस की हैं उनको सजेस्ट किया जाएगा, उनके अंदर चेंजेस सजेस्ट किए जाएंगे। जैसे एमजी नरेगा स्कीम थी, तो दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, द यूपीए गवर्नमेंट, बिफोर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। तो यूपीए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एमजी नरेगा। अभी ये वाले जो गवर्नमेंट है, इन्होंने एमजी नरेगा फंडिंग रिड्यूस कर दी है। तो कांग्रेस वाले क्या कहने लग रहे हैं अभी कि क्योंकि जॉब लॉस हो रहा है तो इसलिए आप इस स्कीम की फंडिंग इंक्रीज करो। तो ये करते हुए भी क्या कह रहे हैं कि दे आर पुटिंग फॉरवर्ड पॉलिसीज कि ये पॉलिसी में आप ये चेंजेस लेकर आए। या अभी जो इकोनॉमिक पैकेज इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट, कई दिनों से करते जा रही है, तो उसको क्रिटिसाइज कर रही है पार्टीज और ऑल्टरनेट पॉलिसीज कह रही है कि ये चीज मत करो, ऐसे अनाउंसमेंट यूं मत करो। इंस्टेड ऑफ दैट यू डायरेक्टली ट्रांसफर द कैश, कुछ पैसे आप डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करो। सो जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का सजेशन आ रहा है, तो इवन दैट इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी। ठीक है, तो द सेकंड फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी इज दैट दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। Now the third one is that they have a role in making laws. तो laws जो बनाते हैं तो उसका प्रोसेस होता है कि पहले तो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए which needs to be solved by enacting a law, कि एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है जिसके लिए लॉ पास किया जाना है। तो जब लॉ पास होता है तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, इवन दे कैन इंट्रोड्यूस लेजिस्लेशंस, कि अगर किसी लॉ का कानून का प्रस्ताव अगर उनको लाना है, दे वांट दैट सम लॉ शुड बी एनैक्टेड, तो वो प्रपोज कर सकते हैं पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो आइडियली जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसका डिस्कशन होता है, और जो डिस्कशन भी होता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, सो दैट इज जनरली अलोंग पार्टी लाइंस, कि एक पार्टी जो है वो उसके सिमिलर व्यूज होते हैं ऑन दैट पर्टिकुलर लॉ, तो उसमें कुछ चेंजेस लेके आने हैं, उसको मॉडिफाई करना है या आउटराइटली रिजेक्ट करना है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। या अगर पास भी कराना है
अगर पास कराना है तो एटलीस्ट मेजॉरिटी चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट की, एटलीस्ट मोर देन 50% ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग शुड एग्री दैट दिस लॉ शुड बी एनैक्टेड। तो उसके लिए पार्टीज की इंपॉर्टेंस आ जाती है, ताकि अगर सारी पार्टी वोट करेगी तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गेट पास्ड और इट इज गोइंग टू बी इजियर फॉर इट टू बी पास्ड। अगर यूं होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी अगेंस्ट है एक पर्टिकुलर लॉ के, आधार वाले लॉ का एग्जांपल ले लेते हैं, यूआईडीआई एक्ट था, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आधार को जिससे लीगलाइज किया था जिस लॉ से, तो जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया था, इस लॉ को इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ मनी बिल। तो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, मनी बिल में मतलब राज्यसभा की व्यूज नहीं चाहिए होते हैं, सिर्फ लोकसभा पास कर दे तो हो जाता है। या छोड़ो, ये वाला एग्जांपल थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ले लो, ये आसानी से समझ में आएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल में गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि वी नीड टू पास दिस पर्टिकुलर बिल, कि जो भी जितने भी हिंदू हैं या जितने भी नॉन मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं उनको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, और एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, बांग्लादेश में कुछ एक्सेप्शंस थे मेरे ख्याल से, नॉन मुस्लिम रिलीजन्स फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, 3 कंट्रीज का शायद नाम था, कि इनके जो भी नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं दे कैन गेट। तो ये बेसिकली मुस्लिम्स को एक्सक्लूड किया था इस डेफिनेशन से, कि इनके अलावा जो भी चाहता है इन कंट्रीज से वो आकर कर सकता है, मतलब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है यहाँ पर, उनको प्रायोरिटी बेसिस पे हम सिटीजनशिप दे भी देंगे। तो जब ये लॉ इंट्रोड्यूस किया था तो जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने अपोज किया इसको, एंड दे क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, कि भाई लोगों को भी बताने लगे कि ये तो पास कर देंगे, पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी है, लोकसभा में मेजोरिटी है, राज्यसभा में जैसे तैसे करके पास कर लेंगे। तो दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, और ये बताने लगे कि ये चीज जो हो रही है वो गलत कर रहे हैं, ये मुस्लिम्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और यूं कह सकते हो कि अवेयरनेस मिस इन्फॉर्मेशन भी कर रहे थे कि ये मुस्लिम्स को की जो सिटीजनशिप है वो खत्म कर देंगे। तो लोग प्रोटेस्ट करने लगे उसकी वजह से। तो जो भी प्रोटेस्ट हुआ, शाहीन बाग में भी आगे चल के प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे थे। तो ये सारा का सारा जो काम होता है, दीज आर डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, तो दे आल्सो जनरेट अवेयरनेस अमंग पीपल। और जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, मतलब मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। देन फोर्थ फंक्शन इज दैट दे फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। ये तो मैंने अभी बता ही दिया था कि मोस्ट गवर्नमेंट्स आर नॉन बाय द नेम ऑफ देयर पार्टीज। तो पहले इंडिपेंडेंस से काफी साल तक कांग्रेस गवर्नमेंट रही थी, बिकॉज इट वाज द ओनली पार्टी रूलिंग द गवर्नमेंट। तो आज के टाइम में भी बीजेपी गवर्नमेंट के पास में बीजेपी गवर्नमेंट बोलते हैं, तो बिकॉज बीजेपी हैज अ मेजॉरिटी इन द लोकसभा। Then the fifth function is that they recruit leaders and they train them. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी हायरार्की होती है, तो जो भी नीचे लोअर लेवल वर्कर्स होते हैं, पार्टी वर्कर्स होते हैं, तो उनको धीरे धीरे करके दे गेट टू नो अबाउट द पॉलिटिकल प्रोसेस, कि किस तरीके से पॉलिटिकल प्रोसेस होता है, किस तरीके से क्या किया जाता है, कैंपेनिंग किस तरीके से की जाती है, अवेयरनेस किस तरीके से जनरेट करते हैं, और साथ के साथ में पॉलिसीज के बारे में भी डिस्कशन होती है। तो दे कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट थिंग्स अबाउट लीडरशिप, और धीरे धीरे करके अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है तो उसमें जो भी लोअर लेवल लीडर्स होंगे तो दे विल राइज हायर इन दी पार्टी हायरार्की। तो जैसे जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर है श्री नरेंद्र मोदी, तो उनका अगर हिस्ट्री देखते हो तो उन्होंने पार्टी वर्कर की तरह शुरू किया था, ही वाज एट द लोवेस्ट लेवल, लेकिन विद टाइम जैसे उनको जब रिक्रूट किया पार्टी में, वो ज्वाइन की पार्टी, धीरे धीरे करके वो सीखते गए, ही केप्ट ऑन लर्निंग, और पहले चीफ मिनिस्टर बने ऑफ गुजरात, और उसके बाद में थ्रू द पार्टी इटसेल्फ ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो कह सकते हैं कि बीजेपी हैड रिक्रूटेड नरेंद्र मोदी एज a worker and it trained him to be a leader. Then
The sixth one is to oppose government policies. तो ये तो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी ऑपोजिशन पार्टी का। तो कोई भी पार्टी जो पावर में नहीं है तो वो अपोज करेगी गवर्नमेंट की पॉलिसीज। तो अगर कुछ अच्छा भी गवर्नमेंट कर रही होती है तो भी उसमें कुछ ना कुछ नुकसान खामियां निकालने में तो लगे ही होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। तो दे ट्राई टू अपोज पॉलिसीज, और कोशिश क्या करते हैं ये कि दे ट्राई टू गिव they try to portray themselves as alternate government कि देखो बीजेपी वाले ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो हमें वोट देना, हम अगली बार सरकार बनाएंगे। अगर वो सरकार बना लेते हैं तो बीजेपी वाले अगर बाहर हैं तो वो कहेंगे कि देखो जो बाकी सरकार है, ये जो ये वाली पार्टी है ये इतना बेकार कर रही है, इतना करप्शन करती है, हमें वोट दो, हम बनाएंगे। तो जो भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी होती है दे ट्राई टू पोर्ट्रे देमसेल्फ एज अब प्रोबेबल गवर्नमेंट कि ऑल्टरनेट गवर्नमेंट हम बना सकते हैं, हमें वोट दे देना। Then the political parties also help in shaping public opinion. अब public opinion क्या है, होती नहीं है, it has to be shaped, it has to be made public opinion, क्योंकि पब्लिक को जरूरी नहीं है कि जिस चीज के बारे में डिस्कशन हो रही है उस चीज के बारे में पता हो कि नहीं हो। तो बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, तो ये अवेयरनेस वाला कहाँ गया पॉइंट, हाँ ये अवेयरनेस, बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल द पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू शेप द पब्लिक ओपिनियन। अभी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था तो उसमें एक एस्पेक्ट तो ये था कि भाई सिटीजनशिप दे रहे हैं इन लोगों को, लेकिन उसका ऑल्टरनेटिव जो रूप है वो पॉलिटिकल पार्टीज ने, जो ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने बताया कि ये भाई ये सिर्फ सिटीजनशिप अमेंडमेंट नहीं है, ये आगे चल के आपको ज्यादा नुकसान कर सकता है। अब वी आर नॉट डिस्कसिंग वेदर दैट पर्टिकुलर ओपिनियन इज राइट और नॉट, हम उसके ये नहीं कर रहे हैं कि वो सही है कि गलत है, बट यस पॉलिटिकल पार्टीज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन क्रिएटिंग द पब्लिक, ऑन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन, कि वो गांव-गांव में जाकर बता रहे होंगे कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, या थ्रू स्पीचेस, थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया में देखोगे तो वहां पर भी पॉलिटिकल पार्टीज की एडवर्टीजमेंट चलती रहती है, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप है थ्रू ट्विटर और समथिंग, हाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने व्यूज डिसमिनेट करती हैं, देयर ओन व्यूज अबाउट सर्टेन सब्जेक्ट, जिससे कि दे शेप द पब्लिक ओपिनियन। Then eighth one is that they provide people access to government machinery and welfare schemes. तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो बिकॉज पॉलिटिकल, अगर जो रूलिंग पार्टी की मेंबर्स हैं तो उनको ज्यादा एक्सेस होगा जो भी गवर्नमेंट पावर में है उसके। तो अगर कोई रूलिंग पार्टी का मेंबर जाता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस में तो उसकी ज्यादा सुनेंगे लोग। तो लोग, पीपल टेंड टू अप्रोच टू पॉलिटिशियंस, जो भी एमपी है एमएलए है उसके पास में जाएंगे और कुछ भी सरकारी काम करना होगा तो दिल से कि सर ये वाला काम नहीं है, मैंने आपके लिए वोट किया था तो प्लीज मेरा ये काम करवा दो। तो दैट इज व्हाई थ्रू दिस पीपल टेंड टू हैव ग्रेटर एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। और जो ऑफिशियलडम है, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारे देश में, तो वैसे भी कुछ हाई हेडेड है, ज्यादा घमंड करते हैं, या जो भी लोअर क्लास के लो इनकम लोग हैं तो उनको ज्यादा भाव नहीं देते हैं। तो थ्रू दिस मींस दे कैन गेट ग्रेटर एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। उसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स हैं, तो जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है तो वो क्या चाहेगी, जो वेलफेयर स्कीम्स बनाई हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में जाए, सो दैट पीपल कैन टेक बेनिफिट ऑफ इट। अगर लोगों को बेनिफिट होगा अगली बार दोबारा से वोट करेंगे। तो अगर किसी वेलफेयर स्कीम में के बारे में अवेयरनेस नहीं है तो दे ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दैट पर्टिकुलर वेलफेयर स्कीम, और कोशिश करते हैं कि लोगों को, पीपल गेट एक्सेस टू इट। नेक्स्ट वन इज दैट दे गैदर व्यूज ऑफ पीपल एंड प्रेजेंट देम इन द गवर्नमेंट। तो जो एक तो पब्लिक ओपिनियन शेप करते हैं, और दूसरा कि पब्लिक ओपिनियन अगर कुछ होती है तो उसको दे ब्रिंग दैट पब्लिक ओपिनियन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के सामने कैसे लेके आएंगे, पार्लियामेंट में मानो बोल रहे हैं, थ्रू स्पीचेस इन पार्लियामेंट, टीवी डिबेट्स के थ्रू। तो थ्रू दीज मींस दे रेज पॉइंट्स, या कई बार होता है ना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी राइट्स अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ और प्राइम मिनिस्टर,
तो लेटर्स लिखकर भी they are able to bring the views of the people in front of the government. अब कितनी पार्टी होनी चाहिए, how many parties should we have in a particular country? So at present in India we have more than 750 parties registered with Election Commission of India. अब देखो Election Commission of India इलेक्शन कंडक्ट कराती है, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन. कोई पार्टी रजिस्टर तभी हो, मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन तभी मिलता है जब इलेक्शन कमीशन उसको रजिस्टर कर लेता है. तो इलेक्शन कमीशन का जो रजिस्टर है ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, देयर वी हैव 750 पार्टीज, 750 पार्टी से ज्यादा हैं. तो अब जो पार्टी सिस्टम होता है किसी भी कंट्री का, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, किस टाइप की सोसाइटी है. द सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी. अब सोशल और रिलीजियस डाइवर्सिटी मींस कितने अलग अलग टाइप के लोग हैं, कितने अलग अलग टाइप का रिलीजन है. तो क्योंकि आइडेंटिटी के बेसिस पर बन सकती है ना पॉलिटिकल पार्टी, तो जितने ज्यादा रिलीजन है तो उतने ज्यादा रिलीजन के बेसिस पे पार्टीज बन सकती हैं. जितने ज्यादा सोशल डिविजन है तो उतने ज्यादा अलग अलग बन सकते हैं. जैसे आसाम वाले आसाम गण परिषद बना रहे हैं, या तमिलनाडु वाले डीएमके एआईडीएमके जो भी बना रहे हैं. नॉर्थ में कौन सी है, जो ये हरियाणा में आईएनएलडी बन रही है, जेजेपी बन रही है. तो दैट इज डिपेंडेंट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी. पटेल्स वाली बन गई थी, पाटीदार पार्टी बना दी थी. तो बेस्ड ऑन द डाइवर्सिटी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बन सकती हैं. देन अनदर रीजन इज दैट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री में किस तरीके से इवॉल्व किया है उसके ऊपर भी डेफिनेटली डिपेंड करता है. तो इंडिया में जिस तरीके से पॉलिटिक्स डेवलप किया है, तो उसके जैसे मल्टी पार्टी सिस्टम है. यूएस में आप देखोगे 2 पार्टी सिस्टम है. अब वहां पर ज्यादातर 2 ही पार्टीज को मिल रहा होता है. चाइना में क्योंकि वहां पर पीपल्स रेवोल्यूशन हुआ था चाइना में, तो उसकी वजह से सिंगल पार्टी सिस्टम है. ठीक है. देन वी हैव सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, की इलेक्शंस किस तरीके से कंडक्ट किए जाते हैं. क्या डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं, फ्री और फेयर इलेक्शंस हैं, कि रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो आपका इलेक्टोरेट है वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, जो वोट कर सकते हैं या तो जो कंटेस्ट कर सकते हैं वो रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है. तो उसके बेसिस पर पार्टी सिस्टम डिपेंड कर सकता है. सो नो कंट्री हैज द सेम पॉलिटिकल सिस्टम. और यूं नहीं कह सकते कि एक पॉलिटिकल सिस्टम कॉपी पेस्ट करके दूसरी कंट्री में कर दें तो दैट इज गोइंग टू वर्क. जरूरी नहीं है. हर एक कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम खुद डेवलप होता है, ऑर्गेनिकली डेवलप होता है बेस्ड अपॉन दीज फैक्टर्स. अभी टाइप्स देख लेते हैं. तो वन पार्टी सिस्टम जैसे चाइना का अभी बताया मैंने. तो चाइना में क्या है, जैसे डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप कहते हैं अपने आप को, तो नाम के लिए मोर देन वन पार्टी कैन एग्जिस्ट. कि पार्टी चलानी है तो आप 50 पार्टी खोल के बैठ जाओ, लेकिन जीतने नहीं देंगे. तो लीगली जीत रहे कम्युनिस्ट पार्टी ही है, कुछ भी कर लो, क्योंकि सारी मशीनरी उनके हाथ में है. तो चाहे इलेक्शन कंटेस्ट कर लो, छोटी मोटी पार्टी बना लिया, इलेक्शन कंटेस्ट कर लिया, बट दे आर नॉट गोइंग टू विन, क्योंकि वो सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही जीतेगी, उसके अलावा और कोई नहीं जीत सकता है. दी कॉम्पिटिशन इज वर्चुअली एलिमिनेटेड. तो ये इस टाइप का सिस्टम डेमोक्रेटिक नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही ओपिनियन आ सकती है, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही आइडेंटिटी या एक ही इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अगर कोई अलग ओपिनियन है तो दैट उसकी कोई जगह नहीं है. तो अगर जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं चाइना के, ली जिनपिंग, तो अगर उनकी कुछ बात से अगर कोई और अग्री नहीं करता है तो अब वो उसको बचाए जो अग्री नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ में क्या होगा, दैट दिस पर्सन इज गोइंग टू डिसाइड. कोई भी कॉन्ट्ररी व्यू एक्सेप्टेबल नहीं होता. तो एक टाइप के ही व्यूज से या जो भी लीडर्स होंगे उस पर्टिकुलर पार्टी के, वो ही डिसाइड करेंगे कि पूरी गवर्नमेंट के साथ में, पूरी कंट्री के साथ में क्या होना है. एंड देन वी हैव टू पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि मान लिया लीगली इट इज पॉसिबल कि कॉन्स्टिट्यूशनली 2 पार्टीज अलाउ की हों, कि सिर्फ 2 पार्टी बना सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, या फिर जो 2 मेन पार्टीज हों जिनको ज्यादातर वोट मिलते हैं. तो यूएसए में ऐसा सिस्टम है जहां पर जो ज्यादातर वोट्स हैं वो सिर्फ 2 पार्टीज को मिलती हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स. तो एक हाथी सिंबल है, एक गधा सिंबल है, शायद ऐसे कुछ है उनके
जो पॉलिटिकल सिंबल्स हैं इन दोनों की पार्टीज के, इन दोनों पार्टीज के यूएसए में। तो इन यूएसए मोर देन अदर पार्टीज आल्सो एग्जिस्ट, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है तो यूएसए में भी है, लेकिन हिस्टोरिकली और अभी भी जो पावर है वो या तो रिपब्लिकन्स के पास में रहती है या डेमोक्रेट्स के पास में रहती है, और किसी कोई पार्टी कितना भी कुछ करती है उसको नहीं मिल रही होती है वोट्स। तो मेजॉरिटी ऑफ वोट्स गो टू दीज पर्टिकुलर पार्टीज, और यही आपकी गवर्नमेंट फॉर्म कर रही होती है। सो दिस इज टू पार्टी सिस्टम। तो टू पार्टी सिस्टम में क्या है, जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो काफी स्टेबल होती है, क्योंकि या तो इसको 50% वोट्स मिलेंगे, मोर देन 50% मिलेंगे, दूसरे को 50% मोर देन 50% वोट्स मिलेंगे। तो जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो एटलीस्ट अपना टर्म पूरा करके ही निकलेगी। तो ये बेनिफिट है। और इसके अलावा तो ऑल्टरनेट होती रहती है कि एक का की जगह दूसरी हमेशा ऑल्टरनेट गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है।